हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सर्विस में। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 अध्याय 5 जिसका नाम है दैनिक जीवन में रसायन। यानी आज हम बात करेंगे कि कक्षा 10 का अध्याय 5 है उसके बारे में, जिसका पहला वीडियो दोस्तों आज अपलोड होगा। इसको आप पूरा देखिए और जैसे ही अगला वीडियो अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, यानी आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दैनिक जीवन में रसायन, यानी दैनिक जीवन में रसायन क्या उपयोग होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दैनिक जीवन में रसायन। जैसे कि रसायन का उपयोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। आपको पता होगा कि जो रसायन का उपयोग है, जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में रसायनों का उपयोग किया जाता है। जैसे हमारी सारी जैविक क्रियाओं का संचालन भी रसायनों द्वारा होता है। उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं कि हम साबुन यूज़ लेते हैं, अपमार्जक, सुंदर वस्त्र, घरेलू उपभोग के अनेक सामान और अनेक रासायनिक पदार्थ जो हम दैनिक जीवन में यूज लेते हैं वो रसायन होते हैं। और हम जब अस्वस्थ होते हैं तो औषधि का प्रयोग करते हैं, वो औषधि भी क्या होती है, एक रसायन होती है। यानी ये तो हमारे दैनिक जीवन में कोई भी वस्तु है जो रसायन होती है। तो अब हम बात करते हैं कि दैनिक जीवन में रसायन, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है अम्ल, सार और लवण। यानी अम्ल, सार और लवण, तो हम इनकी बात करते हैं। तो ये होते क्या हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनके स्वाद। यानी अम्ल का स्वाद कैसा होता है, सार का स्वाद कैसा होता है और लवण का स्वाद कैसा होता है। तो अम्ल दोस्तों स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे। अम्ल का स्वाद है जो खट्टा होता है, जैसे नींबू, संतरा हो गया। और सार कैसे होते हैं, सार का स्वाद ये कड़वा होता है, सार कड़वा होता है। और लवण होता है जो होता है दोस्तों स्वादहीन। ये तीनों में अंतर भी कह सकते हैं। और इनके ये जो गुण है, यानी अम्ल है जो स्वाद में खट्टे होते हैं। और लिटमस पत्र की बात करें तो लिटमस पत्र यानी ये नीले को लाल करता। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, नीले को लाल में बदल देता है, जबकि सार है जो लाल को नीले में बदलता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। लेकिन ये लवण है, इसमें कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, इसमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होती है। और जलीय विलयन में बात करें तो दोस्तों अम्ल है जो जलीय विलयन में हमेशा H+ आयन देते हैं। जब इनको जल में घोला जाता है, ये जलीय विलयन में होते हैं तो क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। लेकिन सार है जो OH- आयन देते हैं, जल में सार OH- आयन देते हैं। और लवण है जो जल बनाते हैं, अम्ल और सार मिलकर लवण प्लस जल बनाते हैं। जैसे हम इसमें बात करते हैं अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे HCl होता है दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसमें क्या होता है, ये H एक हो गया, H+ और Cl- से मिलकर बनता है। तो यानी हम कह सकते हैं कि ये है ना H+ आयन दे रहा है, ठीक है। और सार की बात करें तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें क्या है, Na+ और OH नेगेटिव है, Na+ OH-, यानी हम कह सकते हैं कि सार है जो जल में OH- आयन देते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों एक आप नोट कर लीजिए कॉपी में। इसको हम अंतर भी कह सकते हैं या फिर ये इनके है जो रासायनिक गुण है। यानी सार जल में जलीय विलयन में अम्ल OH- आयन देते हैं, और सार है जो जलीय विलयन में अम्ल H+ आयन देते हैं और सार है जो OH- आयन देते हैं। तो ये तो दोस्तों हमारे हो गए अम्ल, सार और इनमें अंतर। अगला बात करते हैं कि अम्ल कौन से पदार्थ, जैसे सिरका, इमली, संतरा में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं। तो दोस्तों अम्ल, एक छोटा सी बात हम ध्यान दे देते हैं। अम्ल है जिनको इंग्लिश में एसिड कहते हैं। अम्ल को क्या कहते हैं, इंग्लिश में एसिड कहते हैं, एसिड।
और ये शब्द है जो लैटिन भाषा के एसिडस से बना है। ये किससे बना है? ये लैटिन भाषा के एसिडस, लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों खट्टा। ठीक है, ये आप याद रखना। अब बात करते हैं कि कौन से अम्ल है जो किस पदार्थ में पाए जाते हैं। तो ये छोटा सा 6-7 ही है हमारे, इनको आप अच्छे से याद रख लेना, क्योंकि आपके 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जैसे सिरका, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सेकंड बात करते हैं हम इमली की, तो इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ये अपनी नोटबुक में लिख भी लेना। और संतरे में कौन सा पाया जाता है? संतरे में एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। और नींबू में जो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। और लाल चिट्टी देखी होगी, लाल चिट्टी, इसके जो डंक में, यानी इसके डंक में जो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। और हमारे जठर रस के अंदर HCl या फिर कह सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। ठीक है, और एक बात आप ध्यान रखना, नोट, यानी अम्ल और सार है जो दोनों जल में विलय होते हैं। नोट, अम्ल और सार ये दोनों होते हैं जल में विलय, तभी तो H+ आयन और OH- आयन देते हैं। ये क्या होते हैं? ये दोस्तों दोनों जल में विलय होते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखना। अब बात करते हैं तनु अम्ल या सार या दुर्बल कह सकते हैं, और सांद्र अम्ल और सार क्या होता है। ठीक है, यानी दोस्तों तनु अम्ल या सार क्या होता है और सांद्र अम्ल या सार क्या होता है। तो एक बात आप ध्यान रखना, तनु अम्ल या सार किसे कहते हैं? यानी अम्ल या सार होते हैं ना, अम्ल या सार की मात्रा से जल अधिक होता है। यानी कोई अम्ल या सार है तो उसके अंदर हम जैसे 100 ml अम्ल या सार है तो उसमें 200 ml जल है, तो ये क्या हो गया? ये तनु अम्ल हो गया। यानी अम्ल या सार की मात्रा से जल अधिक होता है। इन दोनों की मात्रा से इनके अंदर जो जल का मात्रा होता है वो जल की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? तनु अम्ल, या फिर इसको आप दुर्बल अम्ल भी कह सकते हैं। दुर्बल, इनको दुर्बल अम्ल भी कह सकते हैं। यानी ये हो गया तनु अम्ल। जैसे क्या लिखते हैं हम? तनु H2SO4। ठीक है, और सेकंड सांद्र अम्ल या सार, तो सांद्र अम्ल या सार की मात्रा जल से अधिक, यानी जल से अधिक होती है। अम्ल और सार की जो मात्रा होती है वो जल से अधिक होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल, या फिर इसको सांद्र सार कह सकते हैं, या इसको प्रबल सार या प्रबल अम्ल भी कहते हैं। यानी इसके अंदर जल की मात्रा तो कम होती है, लेकिन अम्ल और सार की जो मात्रा होती है वो दोस्तों अधिक होती है, इसीलिए इसे सांद्र अम्ल कहते हैं या फिर सांद्र सार कहते हैं। जैसे इसको सांद्र H2SO4 लिखा जाता है, सांद्र H2SO4। ठीक है, ये तो हो गए तनु अम्ल और तनु सार। अब आगे बात करते हैं लवण की, यानी लवण। तो अगली दोस्तों हमारी हेडिंग होगी जो होगी है लवण। हम पढ़ेंगे लवण के बारे में। अगली हेडिंग डाल देना आप लवण। लवण यानी अम्ल प्लस सार दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? लवण और जल। यानी हम कह सकते हैं कि अम्ल और सार जब दोनों मिलते हैं, इनकी अभिक्रिया होती है तो क्या बनता है? लवण और जल। जैसे एग्जाम्पल देखें तो हम HCl एक अम्ल है और NaOH एक सार है। इन दोनों की अभिक्रिया हुई तो क्या हुआ? H और OH दोनों जुड़ गए और Na और Cl जुड़ गए, तो ये क्या बना? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, और क्या बना? H2O। यानी सोडियम क्लोराइड ये जो लवण बन गया और ये जल
का निर्माण हो गया। तो ये प्रक्रिया जो ये अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल बनाती हैं, तो ये जो प्रक्रिया है ये प्रक्रिया कहलाती है, यह प्रक्रिया क्या होती है, यह प्रक्रिया होती है उदासीनीकरण कहलाती है। उदासीनीकरण की प्रक्रिया, यानी दोस्तों एग्जाम में पूछ लिया जाए कि उदासीनीकरण की प्रक्रिया क्या है, तो अम्ल प्लस क्षार मिलकर लवण प्लस जल बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं कि लवण है जो कितने प्रकार के होते हैं, यानी लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो लवण एक तो होता है, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है उदासीनिक, सबसे पहले बात करते हैं उदासीन लवण, अम्लीय और क्षारीय, 3 होते हैं। अब बात इन तीनों को अच्छे से एक एक करके हम पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हम इसको एग्जाम्पल के लिए 2 कंटेनर छोटे छोटे पात्र लेते हैं, 2 हमने छोटे छोटे पात्र ले लिए, तीनों में अम्लीय में, इन तीनों में 2 छोटे छोटे पात्र ले लिए। अब दोस्तों इसमें है जो हमने 100 ग्राम अम्ल और 100 ग्राम क्षार डाल दिया, ठीक है। दोनों, ये एक अम्ल का हो गया और इसमें क्षार, इसमें हम कोई भी मान सकते हैं, एक बार आप चीनी या नमक दोनों मान लें, यानी अम्ल और क्षार। ये भी इसमें अम्ल भरेंगे, इसमें क्षार, और ये एक अम्ल और एक क्षार। तो इसमें हमने 100 ग्राम तो अम्ल भर दिया और 100 ग्राम क्षार। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो इनकी मात्रा है जो बराबर होगी, यानी ये उदासीन हो जाएंगे, इनमें दोनों की मात्रा बराबर है। तो इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये प्रबल अम्ल या फिर प्रबल क्षार, या दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार, क्योंकि ये उदासीन होते हैं। इसको हम प्रबल अम्ल भी कह सकते हैं और प्रबल क्षार भी कह सकते हैं, या फिर इनको दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों की मात्रा है जो बराबर है, ठीक है। तो इसमें बात करते हैं, तो इसमें तो हमने 100 ग्राम ले लिया अम्ल और 10 ग्राम ले लिया क्षार। तो दोस्तों इसमें है जो क्षार की मात्रा है जो 10 ग्राम है, लेकिन अम्ल की मात्रा है जो 100 ग्राम्स है, यानी 100 ग्राम है। तो इसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो गई, इसीलिए ये क्या होगा, प्रबल अम्ल, ये हो जाएगा प्रबल अम्ल। और ये क्या, दुर्बल क्षार, क्योंकि इसमें क्षार की मात्रा है जो कम है, इसलिए इसको हम दुर्बल क्षार कह सकते हैं, क्योंकि क्षार की मात्रा कम है इसीलिए इसे दुर्बल क्षार कहेंगे। अब क्षारीय में बात करते हैं, तो क्षारीय में क्या है, हमने 10 ग्राम तो अम्ल ले लिया और 100 ग्राम तो हमने क्षार ले लिया। तो इसमें क्या होगा, इसमें अम्ल की मात्रा तो कम हो गई और क्षार की मात्रा ज़्यादा हो गई, तो इसीलिए क्या होगा, दुर्बल हो जाएगा अम्ल और प्रबल हो जाएगा क्षार, क्योंकि इसमें अम्ल की मात्रा कम है इसीलिए इसको दुर्बल कहेंगे, ठीक है। और क्षार की मात्रा अधिक है तो इसीलिए क्या हो जाएगा, प्रबल क्षार। जैसे इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम, एक मिनट, जैसे हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो उदासीन में क्या होगा, उदासीन में देखते हैं तो HCl एग्जाम्पल, HCl प्लस NaOH, ये मिलकर क्या करते हैं, ये बनाते हैं सोडियम क्लोराइड प्लस जल, ठीक है। तो इसमें ये दोनों प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार, इसको हम प्रबल क्षार या प्रबल अम्ल कहते हैं, या फिर दुर्बल क्षार या दुर्बल अम्ल कहते हैं, ठीक है। और अगली इसमें देखें हम अम्लीय में, तो अम्लीय में दोस्तों HCl प्लस NH4OH, ये मिलकर क्या बनाते हैं, NH4Cl प्लस H2O, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया अम्लीय लवण,
क्योंकि इसमें अम्ल की मात्रा अधिक है, इसलिए हो गया अम्लीय लवण। अब बात करते हैं हम क्षारीय लवण की। तो इसमें देखें तो CH3 COOH प्लस NaOH मिलकर क्या बनाएंगे, CH3 COONA, ठीक है। और साथ में क्या बनाएंगे, जल। तो ये हो जाएगा क्षारीय लवण। तो दोस्तों ये तो आपके समझ में आ गया होगा। अब छोटा सा परिभाषा आती है आपके क्रिस्टलन जल, यानी क्रिस्टलन जल क्या होता है। अब बात करते हैं क्रिस्टलन जल। इनको आप नोट करते रहना साथ साथ में। अब बात करते हैं क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल यानी लवण के इकाई सूत्र में जल के अणुओं की संख्या जुड़ी होती है। यानी लवण का कोई इकाई सूत्र है, उसके अंदर जो जल के अणुओं की संख्या जुड़ी होती है उसे क्रिस्टलन जल कह सकते हैं। जैसे हम इसको लिख सकते हैं कि लवण के इकाई सूत्र में जल के अणुओं की संख्या जुड़ी होती है। उसे क्या कहते हैं, इसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। यानी लवण के इकाई सूत्र में जल के अणुओं की संख्या जुड़ी होती है, उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो Na2CO3.10H2O, यानी इसमें 10 है जो जल के अणु जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है, धावन सोडा का सूत्र है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र। तो इसमें क्या है, ये क्रिस्टलन जल हो गया, यानी 10 जल के अणु जुड़े हैं किसी इकाई सूत्र के साथ। क्या है, 10 जल के अणु जुड़े हुए हैं। अगला बात करते हैं तो CaSO4.2H2O, यानी इसमें 2 जल के अणु जुड़े हुए हैं। तो ये सूत्र है जो जिप्सम का है। अगला बात करते हैं K2SO4Al2 कोष्टक SO4 होल थ्राइज डॉट 24H2O, यानी इसमें 24 जल के अणु जुड़े हैं। कितने, 24 जल के अणु इसमें ऐड हैं। तो और ये सूत्र किसका है दोस्तों, ये रासायनिक सूत्र है जो हम घरों में फिटकरी यूज करते हैं, फिटकरी। और ये कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है और ये कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना, इम्पोर्टेंट मार्क लगाकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके कहीं बार 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। यानी फिटकरी का सूत्र लिखिए, तो आप लिखोगे K2SO4Al2 कोष्टक SO4 होल थ्राइज डॉट 24H2O, यानी इसके साथ है जो 24 जल के अणु जुड़े हुए हैं। और CaSO4.2H2O, ये जिप्सम का सूत्र है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। Na2CO3.10H2O, धावन सोडा, जो धावन सोडा होता है उसका भी ये रासायनिक सूत्र है, इसको भी पूछा जा सकता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना, और साथ ही अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जैसे ही हम अगला वीडियो अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।